हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक। आज हम अपना बिजनेस लॉज का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ लॉ भी पढ़ा था। अब हम एनफोर्सिंग द लॉज वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में भी जानेंगे। आफ्टर अ लॉ इज़ पास्ड इन पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी एनफोर्स्ड, यानी कि उसे एप्लीकेबल किया जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। समबडी शुड मॉनिटर वेदर द लॉ इज़ बीइंग फॉलोड, फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये किसी को मॉनिटर तो करना ही पड़ेगा। देख रेख के लिए किसी इंसान को रखना पड़ता है। दिस इज़ द जॉब ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव देख रेख करेगा। डिपेंडिंग ऑन वेदर द लॉ इज़ अ सेंट्रल लॉ और अ स्टेट लॉ, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी एनफोर्सिंग अथॉरिटी। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगा कि प्रॉपरली लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं, एंड स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव देखेगा कि लॉ को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज. Some of the popular ministries are the Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Home Affairs, the Ministry of Law and Justice and so on. तो ये काम कई सारी मिनिस्ट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे फाइनेंस, कॉरपोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस एट्सेट्रा. These ministries are headed by a minister and run by officers of the Indian Administrative and Other Services. जैसे IAS ऑफिसर्स रहते हैं, वो इन मिनिस्ट्रीज़ में काम करते हैं. The Government of India exercises its executive authority through a number of government ministries or departments of a state. अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के द्वारा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन लॉ का हो रहा है कि नहीं, ये देखा जाता है. अ मिनिस्ट्री इज़ कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स नोन एज सिविल सर्वेंट्स. ठीक है, सब यूपीएससी वाले लोग, एंड इज़ पॉलिटिकली अकाउंटेबल थ्रू अ मिनिस्टर. Most major ministries are headed by a cabinet minister who sits in the Union Council of Ministers and is typically supported by a team of junior ministers called the Ministers of States. तो सबसे ऊपर होता है एक कैबिनेट मिनिस्टर जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बैठता है, एंड उसके अंडर होते हैं जूनियर मिनिस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. For example, the income tax is implemented and enforced by the Ministry of Finance through the Central Board for Direct Taxes, coming under Department of Revenue, and is administered by the officers of Indian Revenue Service. Income Tax Act को implement किया जाता है via Ministry of Finance. किसके द्वारा? Central Board for Direct Taxes के द्वारा. ये आता है Department of Revenue में. Ministry of Finance, Department of Revenue, and is administered by the officers of the Indian Revenue Service, IRS. We will see some of the major ministries and the laws which are enforced by them. तो एक एक करके देखते हैं. The Ministry of Finance. The Ministry of Finance, वित्त मंत्रालय, is a ministry within the Government of India concerned with the economy of India, serving as the Treasury of India. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इट इज़ कंसर्न विद इकोनॉमी एंड सर्विंग एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया. इन पर्टिकुलर इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट्स, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसेस एंड द यूनियन बजट. ठीक है, ट्रेजरी कहलाता है एंड उसके अंदर ये सब आता है. एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, many of your day-to-day work life will be impacted by this ministry and its proclamations. इसलिए मेरी दीदी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्हें भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वित्त मंत्रालय में क्या चल रहा है, क्या उनके नए नए न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उन पर ध्यान देना पड़ता है. दिस मिनिस्ट्री इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट मैनी मिनिस्टर्स हैव प्रेफर्ड टू होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो. फाइनेंस मिनिस्टर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट है. One of the important functions of the finance ministry is the presentation of the union budget. जो हर साल यूनियन बजट डिक्लेयर किया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए इन द मंथ ऑफ February, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री. This annual event is eagerly awaited by professionals
and the common man, as it provides for the rates of taxes and budget allocations for the ensuing year. Rates of taxes, budget allocations, ये दो बातें. Then, who presented the maximum number of union budgets as finance minister? Shri Morarji Desai, during his stint as finance minister between 1962 and 1969, has presented 10 union budgets, making it the highest. The next on the list is Shri P. Chidambaram at 9, followed by Shri Pranab Mukherjee at 8. Shri Yashwant Sinha and Dr. Manmohan Singh have presented 8 and 6 budgets respectively. तो ये है सबसे ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर बन के यूनियन बजट्स प्रेजेंट करने वाले मिनिस्टर्स. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी of the 4 central civil services, namely Indian Revenue Services, Indian Audit and Account Service, Indian Economic Service and Indian Civil Account Service. ये चारों central civil services हैं related to finance. Also, the apex controlling authority of one of the central commerce services, namely Indian Cost and Management Accountant Services. आपका CA कंप्लीट होने के बाद में आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वह स्पेशली क्रिएट किया गया है फॉर CMAs, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स. डिपार्टमेंट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. डिपार्टमेंट्स कौन से आते हैं इसके अंदर? सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, देन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. तो ये सब डिपार्टमेंट्स आए: इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस. देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA. इसका तो नाम आपने ज़रूर सुना होगा. ICI की न्यू स्कीम के टाइम पे इनकी बहुत सारी नोटिफिकेशंस पे ध्यान रखना पड़ता था. So, Ministry of Corporate Affairs is an Indian government ministry primarily concerned with administration of Companies Act 2013, the Companies Act 1956 यानी उसका previous वाला, the Limited Liability Partnership LLP Act 2008 and the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, IBC 2016. Then MCA is responsible mainly for the regulation of Indian enterprises in the industrial and services sector. इंडस्ट्री और सर्विसेज में कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, तो सिर्फ कॉर्पोरेट चीज़ों में ही ध्यान देता है वो. द मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट्स ऑफ द ICLS cadre. These officers are elected through the civil services examination conducted by UPSC. The highest post, Director General of Corporate Affairs, DGCOA, is fixed at apex scale of the ICLS, यानी कि इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज. नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय. इट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, it is mainly responsible for the maintenance of internal security and domestic policy. Internal security and domestic policy. The Home Ministry is headed by Union Minister of Home Affairs. Next is Ministry of Home Affairs के departments. Department of Border Management, then Department of Internal Security, Department of Jammu Kashmir and Ladakh Affairs, Department of Home, Department of Official Language, then Department of States. ये सब इसके डिपार्टमेंट्स हैं. डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में आते हैं 3. सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो ट्रांसलेशन के लिए, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस. देन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस is a cabinet ministry, deals with the management of legal affairs through legislative department, then legislative activities through Department of Legal Affairs, and administration of justice in India through the Department of Justice. The Department of Legal Affairs is concerned with advising the various ministries of the central government, while the legislative department
is concerned with drafting of principal legislation for the central government. तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज को एडवाइस करता है, whereas लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट प्रिंसिपल लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट करता है. देन डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के आगे सब पार्ट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा. देन द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी. अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपका इनसे ज़रूर पालना पड़ेगा. सेबी इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है सेबी. It was established on 12th April 1988 as an executive body and was given statutory powers on 30th January 1992 through the SEBI Act 1992. तो जब इसका एक्ट बना तब इसे स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई. देन आरबीआई, पैसे छापने वाली आरबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. अरे वाह, सबसे पहले वही लिखा इन्होंने. RBI is India's central bank and regulatory body responsible for regulation of the Indian banking system. It is under the ownership of Ministry of Finance. Ministry of Finance के अंडर आती है. It is responsible for the control, issue and maintaining supply of the Indian rupee. ठीक है, इंडियन रुपी को ये कंट्रोल भी करती है, इशू भी करती है एंड सप्लाई को मेंटेन भी करती है. It also manages the country's main payment systems and works to promote its economic development. इंडिया के पेमेंट सिस्टम को भी ये मैनेज करती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हेल्प करती है. भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान यानी BRBNM is a specialized division of RBI through which it prints and mints Indian currency notes INR in two of its currency printing presses located in Nashik, Western India and Dewas, Central India. तो BRBNM के द्वारा हमारी RBI इंडियन करेंसी नोट्स INR को प्रिंट करती है. RBI established the National Payments Corporation of India as one of its specialized division to regulate payment and settlement systems in India. पेमेंट और सेटलमेंट के लिए RBI ने एस्टैब्लिश किया नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI को. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation was established by RBI as one of its specialized division for the purpose of providing insurance of deposits and guaranteeing of credit facilities to all Indian banks. मतलब जो भी आपने पैसे भरे हैं एज अ लोन या एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपको ज़रूर वापस मिलेंगे फॉर ऑल इंडियन बैंक्स. देन IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India. It is the regulator of overseeing insolvency proceedings and entities like insolvency professional agencies IPA, insolvency professionals and information utilities in India. It was established on 1st October 2016 and given statutory powers through the Insolvency and Bankruptcy Code IBC, which was passed by Lok Sabha on 5th May 2016. अरे वाह, 5th में कल ही पास हुआ था IBC. It covers individuals, companies, limited liability, partnerships and partnership firms. The new code will speed up the resolution process for stressed assets in the country. तो IBC को बनाया गया था क्रेडिट सिस्टम को बेटर बनाने के लिए. It attempts to simplify the process of insolvency and bankruptcy proceedings. It handles the cases using two tribunals like NCLT, National Company Law Tribunal and Debt Recovery Tribunal. तो IBBI को स्पेशली इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के लिए, रिकवरी के लिए एंड लॉ के हिसाब से बनाया गया था. देन इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम. व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स और बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, these disputes are resolved by the judiciary. The functions of judiciary system are regulation of the interpretation of acts and codes, dispute resolution, promotion of fairness among the citizens of the land. जो भी एक्ट्स और कोड्स बनाए गए हैं उन्हें प्रॉपरली सही तरह से इंटरप्रेट किया जाए एंड जो लॉज बने हैं वो सेम तरीके से इम्प्लीमेंट हों, ये देखता है. देन डिस्प्यूट्स हों तो उन्हें रिजॉल्व करता है एंड
इक्वालिटी को प्रमोट करता है। इन द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, followed by the high courts and district courts. Decisions of a high court are binding in the respective state but are only persuasive in other states. तो सुप्रीम कोर्ट होता है नेशनल लेवल पे, हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हाई कोर्ट के डिसीजंस रिस्पेक्टिव स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं एंड बाकी स्टेट्स अगर चाहें तो सिमिलर डिसीजंस ले सकते हैं। Decisions of the Supreme Court are binding on all high courts under Article 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन होगा तो वो सारे हाई कोर्ट्स में यानी सब स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल रहेगा अंडर आर्टिकल 141 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इन फैक्ट अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज द फाइनल वर्ड ऑन द मैटर। सो सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is the highest authority appointed under Article 126. The principal bench of the Supreme Court consists of 7 members, including the Chief Justice of India. Presently, the number has increased to 34, including the Chief Justice of India, CJI, due to the rise in the number of cases and workload. Workload बढ़ने की वजह से पहले 7 members हुआ करते थे चीफ जस्टिस को मिला के, पर अब 34 members होते हैं चीफ जस्टिस को मिला के, क्योंकि केसेस और वर्कलोड बढ़ गया है। एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिट पिटीशन यानी रिटन पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। तो अगर आपका कोई केस है वो शुरू होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट नहीं जचता है तो आप आगे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं एंड हाई कोर्ट का डिसीजन भी नहीं जमा तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। किस तरह से अपील करेंगे? एक रिटन पिटीशन लिख के। Then, High Court. The highest court of appeal in each state and union territory is the High Court. Article 214 of the Indian Constitution states that there must be a High Court in each state. हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। ये कौन कहता है? आर्टिकल 214. The High Court has appellant, original jurisdiction and supervisory jurisdiction. However, Article 227 of the Indian Constitution limits a High Court supervisory power. Article 227 की वजह से हाई कोर्ट्स की सुपरवाइजरी पावर को लिमिट किया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट के जितना सुपरवाइज नहीं कर सकता, अपनी खुद की जजमेंट नहीं निकाल सकता। इन इंडिया देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। 6 स्टेट्स शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट। 6 ऐसे स्टेट्स हैं जो एक सिंगल हाई कोर्ट से काम चलाते हैं। An individual can seek remedies against violation of fundamental rights in High Court by filing a writ under Article 226. अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स पे, जैसे अगर किसी के पास में इनजस्टिस हो रहा है, उसके कलर की वजह से या उसके रिलीजन की वजह से कोई भेदभाव हो रहा है, तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है अंडर आर्टिकल 226. Then, which is the oldest high court in India? Oldest high court in the country is the Calcutta High Court, established on 2nd July 1862. ब्रिटिशर्स द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया था कैलकटा हाई कोर्ट ऑन 2nd July 1862. Next, district court. Below the high courts are the district courts. The courts of district judge deal with civil law matters, that is contractual disputes and claims for damages. डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट्स होते हैं सिविल लॉ मैटर्स के लिए एंड द कोर्ट्स ऑफ सेशंस डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स। इस तरह इसके 2 पार्ट्स किए गए हैं, कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज फॉर सिविल लॉ मैटर्स एंड कोर्ट्स ऑफ सेशंस फॉर क्रिमिनल मैटर्स। अंडर अ पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन अ सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़। जब बात 2 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ की जाती है तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मामले में कुछ नहीं कर सकता, आपको आगे हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। जुरिस्डिक्शन मीन्स द पावर टू कंट्रोल। अंडरलाइन, कोर्ट्स गेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन द एरियाज कवर्ड बाय देम। यानी हर जुरिस्डिक्शन के पावर में कुछ एरिया होती है कंट्रोल करने के लिए। केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन विच द पार्टीज रिसाइड और द प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज सिचुएटेड। या तो उस जगह हो सकता है जहाँ पे पार्टीज रिसाइड करती हैं अपीलिंग वाली,
या फिर उस जगह जहाँ पे जिस बात के लिए डिस्प्यूट हो रहा है वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उनमें से किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप अपील कर सकते हैं. देन फोर्थ वन इज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स. Metropolitan courts are established in metropolitan cities in consultation with the High Court, where the population is 10 lakh or more. तो अगर कोई सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, टायर 1 सिटी, जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, वहाँ पर हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ, उसकी परमिशन के साथ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाता है. चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में पावर होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की. तो इस तरह हमारा पूरा थियरी वाला पार्ट होता है. चलिए MCQ सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी अवेयर ऑफ लॉ बिकॉज ही हैज़ टू बी एन एक्सपर्ट इन लॉ. ही हैज़ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. नो. He has to advise management and clients on legal matters at a basic or threshold level. Yes. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नन ऑफ द अबव तो बहुत रेयर केसेस में होता है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया. ऑप्शंस दिए इन्होंने लीगल टेक्स्ट बुक्स, द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे बेसिक सोर्स है ही, दैन स्टेट असेंबलीज ये भी एक सोर्स है, एंड पार्लियामेंट ये भी एक मेन सोर्स है. तो जो बच गया वो ऑप्शन है ए. ऑप्शन ए इज़ नॉट अ मेन सोर्स. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स जिससे हम लॉ पढ़ सकते हैं, लेकिन लीगल टेक्स्ट बुक में तो सेकेंडरी बातें हैं, जो सुनी सुनाई बातें हैं वो लिखी होंगी ना. एक्चुअल में लॉ बनता है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा और स्टेट असेंबलीज द्वारा. Then, in India, we follow the federal system of government. This means that all the power is with the President of India. Powers are distributed between center and states. All the power is with the center. There are no restrictions on the power of states. हमारे यहाँ पे सब मिक्स चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड इसलिए हर चीज़ में बैलेंस देखा जाता है. तो पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेंटर के पावर्स अलग हैं और स्टेट्स के पावर्स अलग हैं. तो पावर्स किसी भी जगह पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ना तो पूरी तरह प्रेसिडेंट के पास है, ना सेंटर के पास है, ना ही स्टेट्स के पास है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन 1947, 1949, 1950, 1951. ये तो आपने कभी ना कभी प्रियम्बल में भी पढ़ा होगा. ऑन द 26th डे ऑफ नवंबर 1949 इस दिन वो हुआ था, एंड बाद में उसे अडॉप्ट किया गया 1950 में. तो एक्चुअल में फाइनल आंसर होगा 1950. इस चैप्टर में भी लिखा है, अगर आपने ध्यान से सुना और पढ़ा होगा तो. नेक्स्ट इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज़ अ पार्ट ऑफ द डैश. इनकम टैक्स एक्ट, आई रिमेंबर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लास्ट में लिस्ट के बारे में, कि एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है जॉइंट लिस्ट. तो इनकम टैक्स एक्ट आता है सेंट्रल लिस्ट में, क्योंकि वो देश भर में एप्लीकेबल है एक ही तरह. तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल लिस्ट. देन द लॉ कंसर्न विथ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम इज कॉल्ड. तो जिसने लॉ का उल्लंघन किया है और उसे पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, वो होना चाहिए क्रिमिनल लॉ. बिकॉज फैमिली लॉ तो सिविल लॉ में आता है, प्रॉपर्टी लॉ भी सिविल लॉ में आता है, एंड सिविल लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि सिविल लॉ कॉन्सेंट्रेट करता है, इस चीज़ की कोशिश करता है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, ना कि किसी को पनिशमेंट मिले. तो पनिशमेंट वाली बात आएगी तो हमें लिखना है आंसर ऑप्शन बी, क्रिमिनल लॉ. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल लॉ. ऑप्शंस आर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, ट्रैफिक ऑफेंसेस एंड नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज. ट्रैफिक ऑफेंसेस के लिए तो चालान कटता है, बाकियों को तो हमने पढ़ा भी है चैप्टर में. ये देखिए जितने भी इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, अभी तक जितने आए मेरे सामने, सब के सब टेक्स्ट बुक में से ही उठा के डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. तो घबराइए मत, जो भी आपने पढ़ा है उसे अच्छे से रिकॉल करिए एंड आंसर को टिक करिए. दैट इज ऑप्शन सी, ट्रैफिक ऑफेंसेस. इनके लिए चालान कट जाता है ऑन द स्पॉट, इन्हें कोर्ट में नहीं लेके जाया जाता. नेक्स्ट, व्हेन अ लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट इट इज कॉल्ड एज एक्ट, स्टैट्यूट, बिल और नोटिफिकेशन. कमेंट सेक्शन में बताइए.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स या डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू? तो इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू ये सब तो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, लेकिन स्टेट्स ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएगा नहीं, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, विच इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देन आंसर नहीं दिखाना है आपको। कोर्ट्स गेट टेरिटोरियल लिमिट्स बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन विच द पार्टी रिसाइड्स, द लोकल लिमिट्स विद इन विच द प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज लोकेटेड, आइदर ए और बी और नन ऑफ द अबव। तो ये भी हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में, उस वाले पार्ट में पढ़ा था ना कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या तो जिसमें कोई ना कोई पार्टी रिसाइड करती है, या फिर जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी उस तरह है तो वहाँ पर से नहीं कर सकते आप, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। और तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं बता दूं, इसका आंसर है वो लॉ जब प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट में उसे कहते हैं एक बिल। ओके, कितने लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया था बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका इंटरेक्शन हमें मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक यू so much everyone. Stay tuned and keep studying, keep growing.